हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले तो हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं और दूसरी बात ये है कि टोटल 35 क्वेश्चन सब बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना, थोड़ी लेंथी वीडियो हो सकती है तो कोई बात नहीं। देखिए बात करते हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि ये जो है शॉर्ट में तो आएंगे ही, ये जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ एक्स्ट्रा भी तो है ना इसमें, जो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे। सपोज आप पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को उससे मतलब सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मार्क्स आपको फिर भी मिल ही जाएंगे। इसके अलावा ये जो है आपको जो होल सिलेबस है, बात करें यूनिट 1 से और यूनिट 5 तक, ये जो सारा कुछ है ये बिल्कुल आपको रिवाइज होने वाला है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली फील करेंगे कि हाँ मैंने पैथोफिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ा है। तो इसके लिए देखिए वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए बात करें जो क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे कुछ रेड पेन का निशान देखोगे, जिस पे भी ये निशान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो देखिए बात करें, हमने पहले इस तरीके से क्वेश्चन लिख रखे हैं हर एक यूनिट से, और ये जो PDF है आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। तो ये यूनिट 2 है, इधर यूनिट 3 है और ये सारा यूनिट 4 एंड लास्ट में हमारी यूनिट 5 है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं टोटल 35 हैं और इन्हीं को अब हम बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बात करें, स्टार्टिंग में हमारी यूनिट 1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ फीडबैक सिस्टम एंड गिव इट्स टाइप। तो देखिए बात करें फीडबैक सिस्टम, आपने HAP में सेमेस्टर 1 में ज़रूर पढ़े होंगे। तो फीडबैक सिस्टम फिर भी हम दोबारा बात कर लेते हैं। उससे पहले आपने एक टर्म समझनी होगी, वो है आपकी होम्योस्टेसिस। ये क्या होती है होम्योस्टेसिस? देखिए होम्योस्टेसिस एक हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट यानी हमारी बॉडी का खुद का इन्वायरमेंट, तो उसको एक जैसा बनाए रखना, उसको कांस्टेंट बनाए रखना की जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, वो हमारी कहलाती है होम्योस्टेसिस। तो ये जो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा रेगुलेट की जाती है या फिर जो सिस्टम इसको रेगुलेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम। तो देखिए बात करें, वही लिख रखा है, सिंपल सी डेफिनेशन है, फीडबैक सिस्टम आर रेगुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी विच मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, ठीक है। बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, आपने पता ही होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा स्टिमुलस जो होता है वो नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है। सपोज जैसे हमें फीवर आता है तो हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 + फ़ारेनहाइट भी हो जाता है। तो बात करें यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है उसको कम पर लाने की जो सिस्टम हमारा काम करेगा, वो हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगा, यानी कि जो स्टिमुलस को कम करता है, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान काम करता है। जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में वो हेल्प करता है। तो उस केस में हमें और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करना होता है, तो वहाँ पे जो है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। तो सिंपली आपने यही समझना है कि फीडबैक मैकेनिज्म है क्या और ये कितने टाइप्स का होता है। और इसके बाद देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो है डिफाइन सेलुलर अडेप्टेशन। तो देखिए सेलुलर यानी कि सेल का, अडेप्टेशन मीन्स खुद को अनुकूल बनाना। बोले तो जो हमारी सेल है उसके 2 इन्वायरमेंट होते हैं, तो सेल का खुद का, एक उसके बाहर का। तो जब उनमें चेंजेस आते हैं ना, तो सेल खुद को उनके अनुकूल बनाने की कोशिश करती है कि जैसे इन्वायरमेंट है मैं उसमें अपने आप को ढाल लूँ, तो उसको ही हम बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाऊँ। सपोज जैसे कि ये हमारी एक सेल है, ठीक है, बलून है। अब ये खुद का, इसके अंदर एक इन्वायरमेंट है और एक बाहर जो मेरे हाथ में इसका अलग एक इन्वायरमेंट है। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ इस तरीके से, तो आप देखोगे ये जो बलून है खुद को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जैसी कंडीशन है उसमें ढालने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ इसको, तो ये खुद को ढाल रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन, यानी कि सेल जब भी एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं तो खुद को ढालने की कोशिश करती है इस तरीके से, वो भी अपने आप के साइज़ को, शेप को वो चेंज करती है। तो उसी को हम बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। तो यहाँ पे देखिए बात करें सेलुलर अडेप्टेशन के कुछ एग्जाम्पल में, जैसे कि हाइपरप्लेसिया है, यानी कि सेल अपना जो नंबर्स है उनको बढ़ा लेती है। इसके अलावा हाइपरट्रोफी यानी कि अपने साइज़ को बढ़ाना, एट्रोफी साइज़ को कम करना, मेटाप्लेसिया यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, एक तरह की सेल से दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाना। तो ये है हमारे। और बात करें इसके अलावा है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल,
एकदम जैसे कैंसरस सेल की ग्रोथ होती है उसी तरीके से। तो ये हो गया आपके सेलुलर अडेप्टेशन। तो कभी कभी देखिए इनकी भी डेफिनेशन आ जाती है कि ये एट्रोफी क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है, मेटाप्लेसिया क्या है। तो आप जो है इन्हीं से समझ लेना, यानी कि हाइपरप्लेसिया की जब हमारी सेल के नंबर्स बढ़ जाते हैं किसी भी टिश्यू में, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उसको हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी यानी कि साइज बढ़ जाना सेल का, एट्रोफी साइज का कम हो जाना, मेटाप्लेसिया एक सेल का दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाना। तो ये आपने समझ लेना है, ठीक है। बात करते हैं, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग दूसरा पॉइंट है, वो क्वेश्चन है, वो है देखिए डिफाइन सेल इंजरी एंड गिव इट्स टाइप। तो देखिए बात करते हैं कि सेल इंजरी क्या है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारी एक टाइप की सेल है और हम इसको प्रेस कर रहे हैं, ये खुद को अडेप्ट कर रही है। और अगर ऐसी कंडीशन आए कि इसके बाहर का एनवायरनमेंट इतना चेंज हो जाए या इतना ज़्यादा स्टिमुलस इसको मिले कि ये खुद को अडेप्ट ही ना कर पाए, या फिर जितना अडेप्ट करने की कोशिश करे और एट लास्ट में ये फट जाए, तो उसी को हम बोलेंगे सेल इंजरी। जैसे कि अभी मैं इस पर प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ और एक कंडीशन आएगी फूट जाएगा, तो ये हुआ हमारा सेल इंजरी। यानी कि जब हमारी सेल खुद को अडेप्ट नहीं कर पाती है, जो भी हमारे एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि वो सेल फट जाती है, खुद की डेथ कर लेती है, वो हमारी सेल इंजरी कहलाती है। और ये भी दो टाइप्स की होती है, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब है, सपोज जैसे ये हमारा बलून फटा है, अभी मैं इसको यहाँ से जोड़ गांठ करके बांध के दोबारा से फुला दूँ, तो ये रिवर्सिबल, यानी कि वो दोबारा से ठीक हो जाती हैं। उस इंजरी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। और दूसरा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि ये इतना ज़्यादा फट जाए कि कोई फुलाने का फिर जुगाड़ ही ना बने यहाँ पे, और मैं ज़्यादा फाड़ दूँ तो अब ये जो है मतलब फूलेगा नहीं दोबारा, ये होगी उसकी सेल डेथ, यानी कि ये हो गया इंजर्ड। तो इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है देखिए डिफाइन एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। देखिए एट्रोफी कहने का मतलब है कि जो हमारी सेल है उसके साइज़ का कम हो जाना। तो सपोज जैसे कि हमारी जो मैंने फाड़ा था वो एक नॉर्मल सेल थी, अब इसको आप देखोगे इसका साइज़ बहुत ही छोटा सा है। तो ये जो है मतलब जब सेल का साइज़ कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रोफी। और दूसरा है वो है हमारा हाइपरट्रॉफी। हाइपर यानी कि ज़्यादा हो जाना, यहाँ पर जो सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे ये हमारे पास एक और बलून है, इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये एट्रोफी है, ये हाइपरट्रॉफी है। तो आई होप इनमें डिफरेंस आपको बहुत आसानी से अब समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो है वाटर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। जैसे कि सपोज ये हमारी सेल है, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा और प्रोटीन्स वगैरह होंगी। अगर वही चीज़ें ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाएं या कुछ एबनॉर्मल चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, एक्यूमुलेशन मीन्स गैदर हो जाना, इकट्ठा हो जाना, किसी भी चीज़ का इकट्ठा हो जाना हमारी सेल के अंदर, वो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए वो हमारा डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपोप्टोसिस, जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर वीडियो ना देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर से चेक करना, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखिए बात करें अपोप्टोसिस क्या है, दोनों जो है ना अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये हमारी सेल डेथ है। बोले तो जो हमारी सेल डेथ है, यानी कि जो सेल है वो दो तरीके से डेथ कर सकती है, एक है अपोप्टोसिस, एक है नेक्रोसिस। देखिए पहले आप नेक्रोसिस को समझिए। सपोज कि जैसे कि मेरा हाथ है और किसी ने मतलब मैं सपोज मैं गिर गया, तो यहाँ पे मेरे लगी किसी तरीके से, जैसे यहाँ पे मेरे लगी, या फिर किसी ने मेरे को यहाँ पत्थर वगैरह मार दिया, तो जो मेरे यहाँ की सेल्स है ना वो एक साथ डायरेक्ट डैमेज हो जाएंगी, बिना प्लान किए, कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, एक साथ मेरी सेल यहाँ से डेथ कर गई। तो वो कहलाता है हमारा नेक्रोसिस, यानी कि जो कि एक्सीडेंटली हमारी सेल डेथ हो जाती हैं किसी भी इंजरी की वजह से, कहीं गिर जाने से, कहीं एक्सीडेंट हो जाने से, वो हमारी नेक्रोसिस कहलाती है। दूसरी जो है वो है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारी सेल है उनको हम प्लान करके मारते हैं। प्लान हम नहीं करते, हमारी बॉडी खुद प्लान करती है नेचुरली और उन सेल को वो मारती है। ये जो है जो एक्स्ट्रा सेल होती हैं या डिसफंक्शनल जो सेल होती हैं उनको हमारी बॉडी से निकालती हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि आपने देखा होगा जो मंकीज़ या चिंपांजी वगैरह होते हैं, यहाँ पे उनके एक तरीके से मेम्ब्रेन सी होती है, लाइक मतलब चिपकी रहती हैं उनकी उंगलियाँ वगैरह। तो पहले हमारी भी ऐसी थी। तो अपोप्टोसिस से क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्स थी वो हमारी अपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा वो हमारी बॉडी से
क्या हुई, एक्सक्रिएट हुई, बाहर निकाली गई, एलिमिनेट की गई। और यहाँ पे जो प्रोसेस काम की थी वो हमारी अपोप्टोसिस थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा फालतू की सेल हैं उनको बॉडी से निकालना, बॉडी उनसे मारना, वो हमारी अपोप्टोसिस कहलाती है। यानी कि हमारे जो बॉडी में शेप जो दिया है वहाँ पे अपोप्टोसिस का काफ़ी बड़ा रोल है। तो आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। दोनों ही सेल डेथ हैं, लेकिन एक है हमारी प्लान करके मारना, वो हमारी नेचुरली अपोप्टोसिस होती है। एक है नेक्रोसिस, जो कि एक्सीडेंटली कहीं हम इंजर्ड हो जाते हैं तब हमारी सेल का डेथ हो जाना, वो हमारी नेक्रोसिस कहलाती है। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन वो है डिफाइन इन्फ्लामेशन एंड गिव इट्स टाइप। इन्फ्लामेशन क्या है और इसके टाइप बताइए। तो देखिए इन्फ्लामेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। सपोज हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर एंटर हुए, लाइक जैसे कि फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मटेरियल, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया मान लेते हैं हम, बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगस वगैरह, या फिर कभी इंजरी वगैरह हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी जो है इन्फ्लामेशन कॉज करती है। ये हमको ये संकेत देती है कि भाई तुम्हारी बॉडी में कुछ हुआ है, चेक करो। मतलब वो हमें खुद को पता चले कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एक तरह का इम्यून सिस्टम का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, जो भी हमारे अंदर जो फॉरेन सब्सटेंस बड़े हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो उनको बॉडी से निकालना या फिर हमको संकेत देना कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं। तो वो है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब केवल यही नहीं है कि केवल सूजन ही होना, वहाँ पे रेडनेस होना और स्वेलिंग होना, इसके अलावा पेन होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इन्फ्लामेशन कहलाती हैं। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, खुद आप पढ़ लेना, समझ आपको आ गया होगा। तो बात करें जो है दो टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट कहने का मतलब है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सपोज मेरे यहाँ पे लग गई, अभी 1-2 दिन बाद थोड़ी बहुत सूजन आएगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। एक एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक कहने का मतलब है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, सपोज आपने अर्थराइटिस सुना होगा, जोड़ों में गठिया का दर्द होता है, बड़े बूढ़ों को उनके घुटने सूजे ही रहते हैं, तो वो लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, तो उसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोलते हैं। तो वो हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है डिफाइन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड गिव एग्जाम्पल। जैसे कि नेम में आ रहा है इन्फ्लामेटरी और मीडिएटर्स। मीडिएटर्स कहने का मतलब है कोई ऐसे केमिकल जो कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे, उसको और ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज करेंगे, उनको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। तो जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, मटेरियल, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो यही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हमारी बॉडी में कुछ सेल्सों से रिलीज होते हैं और वो हमें इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आर दोज केमिकल डेट प्रमोट इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल आपने ज़रूर से याद रखने हैं। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन है, साइटोकाइंस हैं, ल्यूकोट्रिन्स हैं, TNF अल्फा है, हिस्टामिन है। तो ये जो है सारे हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कुछ सेल्स हैं जैसे कि मास्ट सेल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल होता है, तो ये उनसे रिलीज होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा व्हाट इज़ बाउंड हीलिंग। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था कि बाउंड हीलिंग क्या है, यानी कि घाव का भरना, यानी कि जो हमारे डैमेज जो टिश्यू हो गए हैं उनको रिपेयर करना, या फिर एक न्यू एपिथेलियल सेल को वहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके लेयर बनाना, वही तो है हमारी बाउंड हीलिंग। तो बाउंड हीलिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एपिडर्मिस इन ए हीलिंग बाउंड। तो ये है हमारी प्रोसेस, ये इसकी डेफिनेशन है, इतना आप लिख देना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन वो है डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो देखिए इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस को आप समझिए, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो हमारी सपोज ये देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें हमारा ब्लड बह रहा है। तो नॉर्मली ब्लड हमारे यहाँ पे बहता है, तो जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ना जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होते हैं वहाँ पे जाके प्लेक बना लेते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम प्लेक बोलते हैं। तो जब वो प्लेक बन जाता है तो जो ब्लड जो बह रहा है उसके बहने में दिक्कत होती है। बोले तो कहीं अगर हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है तो सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तब होती है। दूसरा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, तो ये भी हमारी आर्टरीज का ब्लॉक होना ही है, यानी कि यहाँ भी हमारी आर्टरी ब्लॉक होंगी, लेकिन ये होंगी ड्यू टू एजिंग, आपकी एज ज़्यादा हो गई है या फिर कुछ अदर फैक्टर हैं उनकी वजह से जब होता है वो हमारी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें यही कॉमन है कि वहाँ पे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है
वो बनेगा, मतलब उसका प्लेग का फॉर्मेशन होगा। तो ये है हमारा डिफरेंस एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, यूनिट फर्स्ट में भी है, यूनिट सेकंड में भी है, तो दोनों का मैंने यहीं पे बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी यूनिट सेकंड है वो स्टार्ट होती है। तो इसमें देखिए आपको मैं ये भी बता दूं कि हमने ना लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले रखे हैं, तो आप ना देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेना। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं टॉपिक उनके, तो वो वीडियो आपने ज़रूर से देख लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो देखिए बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट में यूनिट सेकंड से, डिफाइन इस्चेमिक हार्ट डिसीज एंड कॉज ऑफ दिस। जैसे कि नेम में आ रहा है इस्चेमिक हार्ट डिसीज। देखिए इस्चेमिक कहने का मतलब है, इस्चेमिक यानी कि इस्चीमिया। इस्चीमिया कहने का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उसको हम इस्चीमिया बोलते हैं। तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट की एक ऐसी डिसीज जहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उसी को हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। इसको ना हम कोरोनरी हार्ट डिसीज भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, यानी कि जो हमारे हार्ट की खुद की आर्टरी होती है, वहाँ पर एक प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। वही एथेरोस्क्लेरोसिस में जो बताया था, इस तरीके से एक प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो हमारा हार्ट है, जो हार्ट को जो हमारा ब्लड पंप कर रही है आर्टरी, तो फिर हार्ट को ब्लड पूरी तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, यानी कि ब्लड तो कम जाएगा ही जाएगा, साथ के साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, हमारे ब्लड के थ्रू ही जाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। जब हमारे जो हार्ट है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड या फिर ऑक्सीजन वगैरह ना मिले, उसको हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। उसी को हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये किसकी वजह से होती है, इसका कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि प्लेग का फॉर्मेशन हो जाना, जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक हो जाना। तो ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना क्या है, देखिए एंजाइना हम चेस्ट पेन बोलते हैं, यानी कि जब हमारे हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचता है, तो हमारे सीने में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, उसी को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये जो है एक सिम्टम होता है किसका, जो अभी हमने देखा था कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसी का ये सिम्टम होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारे डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अच्छा, ये तो आपने सुना ही होगा हार्ट अटैक आना। हार्ट अटैक आने का मतलब क्या होता है कि एक साथ हमारा जो हार्ट है उसको ब्लड की सप्लाई रुक जाना, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाना, और उसका जो भी टिश्यू वगैरह होता है, मायोकार्डियल टिश्यू होता है, उसका डैमेज हो जाना, फट जाना, वो कहलाता है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को ही हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल यानी कि हार्ट में इन्फ्रैक्शन मीन्स वही उसका टिश्यू वगैरह का फट जाना। तो इट इज़ द कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द हार्ट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लड क्लॉट। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पढ़ी थी, आप इसी से समझिए, जब ये डिसीज़ हमें हो जाती है और वही क्लोटिंग वगैरह हो जाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी में, या फिर वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस बोले तो प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारे हार्ट को जो है कम अमाउंट में वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचती है। यदि ये कंडीशन ऐसी हो जाए कि बिल्कुल भी ना पहुँचे, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा हार्ट का जो टिश्यू वगैरह है वो फट जाएगा, मतलब वो डाई कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उसी को हम हार्ट अटैक बोलेंगे। तो ये जो है हमारी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अगर ये एक बार हो गई, अगर एक बार हार्ट अटैक हो गए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो है हमारा डिफाइन COPD। COPD बोले तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। देखिए इसका मतलब आप समझोगे तो आपको इसका सारा कुछ समझ आ जाएगा। क्रोनिक कहने का मतलब है लंबे समय तक रहने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि रुकावट एक तरीके से, पल्मोनरी बोले तो पल्मोनरी जो वर्ड रिलेट करता है लंग से, ठीक है, लंग से। पल्मोनरी डिसीज यानी कि एक ऐसी डिसीज जो कि हमारे रुकावट का कारण बन रही है, या बोले तो कि लंबे समय तक चलने वाली डिसीज है। तो किस में रुकावट करेगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स में। बोले तो हमारे जो एयरवेज होते हैं, या जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, तो उनके पासेज में रुकावट बनना, तो वो जो डिसीज होती है वो हमारी COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये जो है ना हमारे जो लंग्स डिसीज है उसका एक ग्रुप होता है, इसमें कई डिसीज होती हैं, वो डिसीज मिलकर के हमारी COPD कहलाती है। तो जो मोस्ट कॉमन जो दो डिसीज है वो है हमारी एम्फाइसेमा, और दूसरा है हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे कि ये हमारे लंग्स हैं, और ये जो है इसको ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि बेंड पाइप होता है। ट्रैकिया छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जो ब्रोंकाई है ना, इसकी एक जूम इमेज मैंने यहाँ पे बना रखी है इस तरीके से।
ये जो है आपको लास्ट में कुछ गुच्छे से नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, तो इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, यहाँ पे इनसे कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड में क्या होती है, जो हमारी CO2 आती है वो एल्वियोलाई के अंदर जाती है ब्लड से, और वो इस तरीके से होती हुई यहाँ से हमारे निकल जाती है। और जो ऑक्सीजन आती है हमारी एल्वियोलाई में, वो एल्वियोलाई से हमारे ब्लड वेसल में चली जाती है। यानी कि एल्वियोलाई के काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ठीक है। और ये जो है, जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई के एंड पार्ट में हमारी एल्वियोलाई जुड़ी होती हैं। तो देखिए बात करते हैं कि एम्फाइसेमा क्या है। जो अभी हमने एल्वियोलाई देखी थी जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, वो डैमेज हो जाती हैं। यानी कि जब उन्हीं का एक्सचेंज नहीं होगा CO2 का और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, तो हमें वही सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक मीन्स लंबे समय तक रहने वाली, ब्रोंकाई मीन्स जो अभी ब्रोंकाई अभी हमने देखी थी, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, यानी कि ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रोंक्यूल्स का स्वेल कर जाना। तो ये जो दोनों डिसीज होती हैं यही मिलकर के हमारे COPD कहलाती हैं, ठीक है। और इनसे फिर क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ओके, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाट इज रेनल फेलियर एंड गिव इट्स टाइप। आपको पता है वो किडनी का काम क्या होता है, हमारी जो भी ब्लड है उसको फिल्टर करना, बोले तो जो भी हमारा वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। और क्या हो कि हमारी जो किडनी है उस सारे काम को ना ही करे, हमारा वेस्ट को नहीं निकाले, तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होंगी, तो उसी को हम सिंपली बोलते हैं रेनल फेलियर, ठीक है। तो लिख रखा है, आप पढ़ लेना। बाकी ये जो है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्यूट रेनल फेलियर, एक होता है क्रॉनिक रेनल फेलियर। एक्यूट यानी कि सडनली कभी एक दिन में ये हो गया और कुछ देर बाद ये ठीक भी हो जाता है। बोले तो जैसे कि कभी कभी 2-2 3-3 दिन आपको टॉयलेट नहीं आता, यानी कि आपकी जो किडनी है उस टाइम पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, फिल्टर नहीं कर रही है, तो वो हमारा एक्यूट कहलाता है। एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी कि जो लंबे समय तक रहता है, हमारे जो है किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है लंबे समय तक, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारा डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव यानी कि बोल देते कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टिव हो गया, यानी कि वहाँ पे भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, तो उसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। कि सपोज़ हमें 7-8 लीटर, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे 7-8 लीटर हमारी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है कि उतना पंप होना है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो 4-5 लीटर ही कर पा रहा है, तो जो कमी हुई है उसी को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें कंजेस्टिव कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है ना वो तो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट दैट में कॉज पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेशन। तो वही है कि जब हमारा हार्ट क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ब्लड पंप कैसे होगा, और उसी से थोड़ा हमें कंजेशन सा फील होता है, थोड़ा हमारे सीने में दर्द सा होता है, या फिर बोले तो थोड़ा एबनॉर्मल सा हम फील करते हैं, तो वो होता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी आती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। तो ये जो है हमारी इस तरीके से जो यूनिट सेकंड है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेनल सिस्टम ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो ना हमारी ये हेमेटोलाइटिक डिसीज, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा डिफाइन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि नेम में आ रहा है एनीमिया, यानी कि सिंपल सी पहली बात है कि RBC रेड ब्लड सेल की कमी होगी। दूसरा है मेगलोब्लास्टिक। अच्छा एक आप समझिए मेगलोब्लास्ट ये क्या होते हैं, BLAST ब्लास्ट। मेगलोब्लास्ट कहने का मतलब है कि देखिए हमारी जो RBC जो होती है रेड ब्लड सेल वो बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है। तो जब ये RBC जो होती हैं अगर ये एबनॉर्मल बने और इमेच्योर बने तो उनको हम बोलते हैं मैगलोब्लास्ट। मैगलोब्लास्ट यानी कि जो RBC जो होती हैं वो एबनॉर्मल होती हैं। तो अगर देखिए RBC अगर एबनॉर्मल होंगी तो वो हमारे जो ऑक्सीजन है उसको अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, और इनडायरेक्टली हम देखें तो क्या होगा, एनीमिया होगा, यानी कि हमारी जो सेल्स हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो एबनॉर्मल RBC बनने की वजह से जो एनीमिया होता है उसी को हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। लिख रखा है देखिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ए टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअली लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल, ओके, जो कि हमारी बोन मैरो द्वारा बनती हैं।
तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा डिफाइन थैलेसीमिया। तो ये भी हमारा एक एनीमिया का टाइप होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको पता ही होगा, जो हमारी आरबीसी जो होती हैं रेड ब्लड सेल, तो ये हीमोग्लोबिन से बनती है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन, ये हीम प्लस ग्लोबिन, ये हमारी प्रोटीन होती हैं, ठीक है। और साथ के साथ हमें यहाँ पे आयरन भी चाहिए होता है। अगर आयरन की कमी से एनीमिया होती है तो उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे। अगर देखिए इन प्रोटीन की कमी हो जाए, हीम की और ग्लोबिन की कमी हो जाए, तब भी हमारी आरबीसी नहीं बन सकती, यानी कि एनीमिया तब भी हो जाएगा। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी से जो एनीमिया होता है तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वो है डिफाइन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हमारा एक ब्लड का डिसऑर्डर होता है। नॉर्मली क्या होगा, जैसे कि सपोज अभी मेरे यहाँ से कट जाए तो तुरंत थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट में यहाँ पे मेरा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं होता, एकदम जल्दी से क्लॉट नहीं होगा, टाइम लगाएगा या फिर बहुत टाइम लगाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। ओके, और ये क्यों होता है, आपको पता है वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपने एचएफई फर्स्ट में पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग में। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं या तो उनकी कमी हो या फिर वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हों, उनकी एक्टिविटी सही तरीके से ना हो। जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, तो जब वो काम नहीं करते हैं सही तरीके से तो तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सो ये जो है ना मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। तो ये है हमारा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा गिव ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेव्स डिसीज, जिसको हम थायराइड डिसीज भी बोलते हैं। ग्रेव्स, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रेव्स, जिन्होंने इस डिसीज को डिस्क्राइब किया था। आपको पता ही होगा हमारी एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है। अगर क्या हो कि वो ज़्यादा अमाउंट में उन हार्मोन्स को रिलीज करने लग जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्रेव्स डिसीज, या बोले तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। समझ आ गया होगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड जब ओवर प्रोडक्शन करने लगती है हार्मोन्स का, उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म या बोले तो ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा डिफाइन पेप्टिक अल्सर एंड गिव इट्स टाइप। तो पेप्टिक अल्सर क्या है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारा ऊपर ईसोफेगस है, ठीक है, ये हमारा स्टोमक है और नीचे हमारे यहाँ से ड्यूडेनम है, नेक्स्ट नीचे हमारी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो इनकी जो अंदर की लाइनिंग है, अगर वहाँ पे कुछ सोर हो जाए, कुछ छाले हो जाए, कुछ छेद से हो जाए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर दैट डेवलप इनसाइड द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, स्टोमक एंड अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही आसान है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए अगर ये ईसोफेगस में हो रहा है उसको हम ईसोफेगियल अल्सर बोलते हैं। अगर वो स्टोमक में हो रहे हैं अल्सर तो उनको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। अगर वो ड्यूडेनम में हो रहे हैं तो उनको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, देखिए गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि स्टोमक वाली अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर यानी कि ड्यूडेनम में जो होते हैं, इंटेस्टाइन में जो होते हैं, ईसोफेगल जो कि ईसोफेगस में होते हैं। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा डिफाइन स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक हमारी मेंटल डिसऑर्डर होता है, यानी कि जिसमें हम एबनॉर्मल तरीके से सोचते हैं, हमारा बिहेवियर एकदम पागलों की जैसा होता है, एकदम फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। तो उस केस में उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होता है, हमें इल्यूजन वगैरह होता है, डेल्यूजन वगैरह होता है, भ्रम सा रहता है, डरे डरे से हम रहते हैं। इसके अलावा हेलुसिनेशन, बोले तो हमारे कानों में कुछ सुनाई देता है, हम मतलब एकदम हेलुसिनेट रहते हैं, हमको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, हमारी मतलब सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल अलग चेंज हो जाती है, और जो हमारा जो बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल होता है। तो ये जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन स्ट्रोक एंड हेमोरेज। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। देखिए बात करें, आपने सुना होगा ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन का स्ट्रोक हो जाना। तो देखिए स्ट्रोक का कहने का मतलब है जैसे कि सपोज हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को भी हमारा ब्लड सप्लाई होता है। अगर क्या हो कि उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया जाए, या जो ब्लड लेके जा रही हैं ब्रेन को, वो सारी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं ब्लॉक हो जाएं किसी क्लॉटिंग की वजह से या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो वहाँ पे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और ब्लड भी नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा हमारा ब्रेन, और उसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। यानी कि ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पर या ब्लड की सप्लाई ना होने पर उसके अंदर डैमेज हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। नेक्स्ट वो है हमारा हेमोरेज। हेमोरेज कहने का मतलब है कि ब्लीडिंग हो जाना। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, यहाँ से कुछ भी चीज़ कट गई, फट गई और यहाँ से हमारी ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड हेमोरेज।
सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कहने का मतलब है कि यहाँ पे अल्सर वगैरह रहते हैं, साथ के साथ कोलाइटिस। कोलाइटिस आपने सुना ही होगा कोलोन, जो कि हमारा एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलोन, और आइटिस का मतलब है ITIS, आइटिस। आइटिस कहने का मतलब है कि इन्फ्लामेशन हो जाना। जहाँ भी ये सफिक्स जोड़ता है ना उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो कोलोनाइटिस यानी कि कोलोन में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो एक हमारी बाउल की डिसीज होती है, हमारी आंतों की डिसीज होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज डेट कॉज इन्फ्लामेशन इन द इंटरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो पार्ट है कोलोन एंड रेक्टम, उनकी जो इंटरनल जो लाइनिंग होती है, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना। जैसे कि मैंने दिखा रखा है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो ये नीचे वाला पार्ट रेक्टम होता है, ये कोलोन होता है, तो इनके में जो लाइनिंग है अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जो कि रेड से मैंने दिखा रखा है, तो उसी को हम बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गिव कॉज ऑफ इट। हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि हाइपो का मतलब होता है लो, थायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन। तो एक ऐसी कंडीशन जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो कम अमाउंट में जो अपने हार्मोन्स उनको रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले इसका जो कॉज है वो है हमारा डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा है पिट्यूटरी डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसको रेगुलेट करती है। अगर उसी में कुछ डिसऑर्डर हो जाए तब भी ये जो है हमारी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा कंजेनाइटल डिसीज, ये हमारी जन्मजात डिसीज़ होती है, अगर ये तब से हो तो तब भी हमारी हो सकती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो इन सभी की वजह से जो है हमारा ये हाइपोथायरॉयडिज्म ये जो है होता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी यूनिट 4 स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो हमारे सारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। यूनिट 4 में हमारा ये है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ और डिसीज़ ऑफ बोन एंड जॉइंट एंड कुछ हमारे कैंसर के बारे में है। तो कैंसर के बारे में तो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, उस पर वीडियो बना दूंगा मैं अभी, कल परसों तक वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, बात करें क्वेश्चन पहला है डिफाइन जॉन्डिस एंड गिव कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो देखिए पीलिया आपने सुना ही होगा। देखिए उसको समझने से पहले आपने देखना होगा, एक हमारा पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है, ये एक येलोइस पिगमेंट होता है, येलोइस यानी कि ये येलो कलर का होता है। तो ये जो है तब बनता है जो हमारी आरबीसी जो है यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका जब ब्रेक डाउन होता है, जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो उसके दौरान हमारा बिलिरुबिन बनता है, जो कि लीवर में ही बनता है। तो होता क्या है, जब इसका अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो है हमारी स्किन का कलर, हमारी आंखों का कलर, हमारे टॉयलेट का कलर वो येलो येलो हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाना। तो वही देखिए, जॉन्डिस इज ए कंडीशन व्हेन देयर इज ए डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, आइज, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। सो उसी की वजह से हमारा ये जॉन्डिस होता है। बात करते हैं कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ देखिए, अगर हमारा जो लिवर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए यानी कि हेपेटाइटिस हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग हो जाए अंदर, और तब हमारी आरबीसी वगैरह जो है उनका ब्रेक डाउन हो जाए तो तब भी बिलिरुबिन की संख्या बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये हमारी जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट है लिवर मेल फंक्शन, अगर लिवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो तब भी ये हो सकता है। इसके अलावा ओवरडोज ऑफ सर्टेन ड्रग लाइक पैरासीटामोल, तो मेटाबॉलिज्म ड्रग का कहाँ पे होता है, लिवर में ही होता है। अगर वो अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होंगी तो कभी कभी उनकी वजह से भी हमारा जॉन्डिस एक कॉज बन सकता है, उनका मतलब रीज़न बन सकता है डेवलप होने का। तो ये है इनके कॉजेज़। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन वो है डिफाइन हेपेटाइटिस एंड गिव इट्स टाइप। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड में हम तोड़ दे रहे हैं, हेपेट प्लस आइटिस। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और यहाँ पे हेपेट का मतलब है लिवर, हेपा मीन्स लिवर। तो सिंपली बोले तो क्या है, हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, जो कि किसकी वजह से होती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे इन्फ्लामेशन कर देना लिवर का या स्वेल कर देना, जिसकी वजह से उसके फंक्शन वगैरह चेंज हो जाए, वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करे और मेटाबोलाइजेशन वगैरह सही तरीके से ना करे, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो बात करें इसके जो टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, 4-5 टाइप्स का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई। तो ये अलग अलग वायरस द्वारा कॉज किया जाता है और ये जो है सबसे जो डेंजरस है वो हेपेटाइटिस बी होता है, जो कि ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा हेपेटाइटिस। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है डिफरेंस बिटवीन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनमें डिफरेंस आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है। तो बात करते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, जिसको हम शॉर्ट में RA बोल रहे हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एक हमारे इम्यून डिसऑर्डर होता है। बोले तो इसमें हमारी जो बॉडी होती है खुद की सेल्स पे ही अटैक करती है, उनको फॉरेन सब्सटेंस समझ के उन पर अटैक करती है। और उसमें इस डिसीज़ में क्या होता है, जो हमारे जॉइंट वगैरह जो होते हैं, जैसे कि हमारे घुटने वगैरह, हमारे हाथों में, उंगलियों में जो ये जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हो जाता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पेन वगैरह। तो वो हमारी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। सिंपली बोले क्या है, हमारे इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिसीज़ बोलते हैं इसको हम। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज विच अफेक्ट जॉइंट एंड कॉज इन्फ्लामेशन, रेडनेस, पेन इन द जॉइंट। सिंपल सी बात है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये थोड़ी हटके है। तो देखिए बात करें ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए आपको मैं थोड़ा समझा दूं। जैसे इस तरीके से समझिए, ये हमारा जो घुटना है उसकी ये बोन है, तो कुछ इस तरीके से हमारी बोन होती है, ठीक है। और इनके बीच में ना, बोन जो है इनके बीच में यहाँ पे होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बोले तो जिस पे हमारी जो बोन्स हैं एक दूसरे आसानी से वो घूम सकती हैं, ठीक है, कार्टिलेज। यानी कि जैसे कि सपोज यहाँ पे भी बीच में कार्टिलेज होगा, तो ये मेरा जो मतलब यहाँ पे जॉइंट आराम से आगे पीछे घूम रहा है, तो यहाँ पे भी कार्टिलेज होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होता है, जो कार्टिलेज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है या उसकी मात्रा वहाँ पे कम हो जाती है। तो जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो ये बोन्स हैं एक दूसरे के ऊपर अब घिसने लगेंगी, यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और जब वो घिसेंगी एक दूसरे के ऊपर तो जॉइंट को आगे पीछे करने में भी दर्द होगा। तो इसी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन, रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। वो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। और जो हमारा रियोमेटॉइड आर्थराइटिस वो बिल्कुल अलग था, वो हमारी ऑटोइम्यून डिसीज थी, जिसमें हमारी जो बॉडी है खुद की ही सेल्स पे अटैक करने लगती है, फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन मटेरियल समझ के नहीं, ठीक है। वही लिख रखा, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस इज ए जॉइंट डिजेनरेटिव डिसीज इन विच द कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स इन द जॉइंट ब्रेक डाउन विच कॉज पेन, इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट, ठीक है। समझ आ गया होगा। बात करें इसके कॉजेज़ की, तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन D की कमी हो गई है, तभी प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो तब भी आपको कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन गाउट डिसीज एंड गिव रोल ऑफ जैंथीन ऑक्सीडेज इन गाउट डिसीज। पहले बात करते हैं गाउट डिसीज क्या है। तो ये भी हमारे जोड़ों से ही, जो जॉइंट पेन वगैरह होते हैं उसी से रिलेटेड एक डिसीज है। तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। आपको बता दूं, एक यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। तो जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो हमारे घुटने वगैरह हैं, जॉइंट में जो बीच में गैप है, तो वहाँ पे जाके जो यूरिक एसिड अपने क्रिस्टल बना लेता है, ठीक है। और यही जो क्रिस्टल्स होते हैं आगे पीछे घुटनों को करने में दर्द करते हैं, यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। बोले तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे घुटनों में दर्द होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस रहना, वो जो डिसीज़ होती है वो हमारी गाउट डिसीज़ बोलते हैं उसको हम, वो हमारी गाउट डिसीज़ कहलाती है। तो गाउट डिसीज इज द डिसीज इन विच टू मच यूरिक एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी डेट कॉज पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इन द जॉइंट, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट था कि गिव रोल ऑफ जैंथीन ऑक्सीडेज इन द गाउट डिसीज। जैसा कि नेम में आ रहा है जैंथीन ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज कहने का मतलब है कि एक तरह का एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है, यूरिक एसिड जब बनता है, यूरिक एसिड, तो ये बनता है हमारा जैंथीन से। जैंथीन से हमारा यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड बनने में ये जो है उसको कैटेलाइज की तरह काम करता है, उस रिएक्शन में ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, यानी कि इसके बिना यूरिक एसिड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इस जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का रोल है। बोले तो अगर जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को अगर हम हटा दें तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और जब यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारी जो गाउट डिसीज है वो नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का काफ़ी बड़ा रोल है यूरिक एसिड के बनने में। तो यही क्वेश्चन में आपने समझाना था, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये यूनिट 4 से, जो कि है डिफाइन नियोप्लाज्म। जैसे कि नेम हमारा नियो प्लस प्लाज्म। नियो का मतलब न्यू, प्लाज्म का मतलब है फॉर्मेशन। तो जैसे कि सपोज आपने देखा होगा आपके मस्से वगैरह हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे कोई, यहाँ से स्किन थोड़ी मोटी सी होगी और एकदम दाना टाइप बना ली, उसको हम मस्सा जो बोलते हैं। तो वही है हमारा नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मीन न्यू एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी।
किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना हमारी टिश्यू की, वही हमारा नियोप्लाज्म कहलाता है। तो ये जो है कैंसर वगैरह नहीं होता है नॉर्मली, जो हमारे मस्से वगैरह होते हैं, मोल वगैरह होते हैं, वो हमारे नियोप्लाज्मिक कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारे डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस एंड गिव कॉज ऑफ टीबी। तो लास्ट यूनिट में शॉर्ट काफ़ी कम क्वेश्चन है, इसमें देखिए एड्स वाला जो क्वेश्चन है आप जरूर सर देख लेना, 7 मार्क्स में पक्का ये आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। तो देखिए बात करते हैं कि टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है। तो एक हमारी लंग की ये डिसीज़ होती है, मोस्टली लंग को इन्फेक्ट करती है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज़ है। और आपने सुना होगा कि जो टीबी के जो मरीज़ होते हैं उनके जो मुंह जो है उसको ढकते हैं, यानी कि जैसे कोरोना में ढकते हैं, उसी तरीके से कि जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं दूसरे आदमी को इन्फेक्टेड ना कर दें। तो ये जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये मतलब कि स्प्रेड होता है। तो देखिए सिंपली बोले तो ट्यूबरक्लोसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज विच मोस्टली अफेक्ट द लंग, जो कि लंग को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन ये अदर बॉडी के पार्ट्स में भी ये स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि हमारे लिम्फ में जा सकती है, बोन्स में जा सकती है, किडनी में हो सकती है। तो ये ज़्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, और इसकी जो ड्रॉपलेट्स वगैरह होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, अगर किसी दूसरे पर्सन के पास चली जाएँ तो ये वहाँ से वहाँ तक स्प्रेड हो जाती हैं। तो एक ऐसे डिसीज और कॉज कौन करता है इसको, एक बैक्टीरिया होता है, इसी के नाम पे है, बहुत ही आसान है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया का नेम आप पक्का ध्यान रखने वाले हैं, तो ज़रूर रखना, क्योंकि इसी बैक्टीरिया का जो नेम है ज़्यादातर पूछ लेते हैं कि ये टीबी हमारे किसकी वजह से कॉज होती है, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी आप डिसीज़ देखोगे ना, सभी को आपके ना कॉजेटिव एजेंट का पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज किसकी वजह से हो रही है। आपको ये पक्का 1-2 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वो हमारा व्हाट इज़ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड जो हमारा फीवर होता है, जिसको हम ना आंत का ज्वर भी बोलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल फीवर। इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंत जो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको हम टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं और इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं। तो होता कहाँ से है, जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड ले लेते हैं, कोई गंदा पानी पी लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो, कंटामिनेटेड हो, तब हमारा टाइफाइड फीवर हो जाता है। और ये जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। 2 बैक्टीरिया हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, इसी का एक सब टाइप है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, तो यही इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारा गिव द कॉज ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की बात करें, सिलेबस में आप देखोगे तो सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंदर आती है। तो ये जो है एक ऐसी हमारी डिसीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती है, और ये जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है, जिसका नाम है ट्रेपोनीमिया पैलिडम। इस बैक्टीरिया का नाम आपने याद रखना होगा। तो इसके द्वारा ये कॉज होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे जेनेटल जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक पेनिस वगैरह, वजाइना वगैरह, तो वहाँ पे जो है कुछ सोर वगैरह हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिफिलिस डिसीज। तो यहाँ पे इसका कॉजेटिव एजेंट आपने पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है गिव कॉजेटिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसमें जो हमारी स्किन जो होती है ना, उस पर रेड पेचिस हो जाते हैं, बोले तो रेड यहाँ पे रेसेस वगैरह हो जाते हैं। और रेसेस ऐसे हो जाते हैं कि अगर उसको, जैसे मुझे हुए पड़े हैं, तो अगर आप मेरे को ऐसे टच करोगे ना, कोई भी सेंसेशन नहीं होगा, यानी कि मेरे ब्रेन तक ये मैसेज ही नहीं जाएगा कि कोई मेरे को टच कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई घाव वगैरह भी हो जाए, तो घाव ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। तो यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम, जो नर्व वगैरह होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं लेप्रोसी। तो देखिए लेप्रोसी इज ए क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक रहने वाली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। इसमें हमारी जो स्किन होती है उसमें लेजन्स, घाव वगैरह हो जाते हैं कुछ, और नर्व डैमेज हो जाती हैं, यानी कि सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये बैक्टीरिया जो कि मायोबैक्टीरियम लेप्री, इसके द्वारा ही कॉज की जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसका नेम आपने याद करना होगा। तो बात करें इसके सिम्टम क्या है, तो देखिए सबसे पहला है रेड पेचिस ऑन स्किन। आपकी स्किन पे रेड पेचिस नजर आएंगे, और जो पेचिस होंगे ना, वहाँ पे एब्सेंट होगा सेंसेशन का, बोले तो आप सेंस नहीं कर पाएंगे कि आपको कोई टच वहाँ पे कर रहा है। और जो बाउंड वगैरह हैं वो भी पेनलेस होंगे। इसके अलावा जो नंबनेस एंड टिंगलिंग, यानी कि एकदम सुन्न से आपके हाथ रहेंगे, सुन्न जैसे बोलते हैं ना, एनेस्थीसिया वगैरह सुन्न हो जाते हैं, ऐसे उसी तरीके से। एंड जो आपकी जो मसल्स वगैरह हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी, एकदम ढीली ढाली वीक हो जाएंगी। तो ये है आपकी लेप्रोसी और उसके सिम्टम। और इसके बाद देखिए लास्ट में जो हमारा 35 में जो क्वेश्चन है, तो ख़त्म करते हैं, वो बचा है जो कि है गिव द कॉज ऑफ गोनोरिया। तो गोनोरिया भी हमारे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि एक
बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती है, जिसका नाम है नेइसेरिया गोनोरिया। तो इस बैक्टीरिया द्वारा ये कॉज की जाती है। इसमें भी जो हमारे यूरेथ्रा जो होता है और कुछ हमारी एनस पे या फिर थ्रोट वगैरह पे इन्फेक्शन इसका हो जाता है। और ये जो नाइजेरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उसका जो पेनिस है या वजाइना वगैरह से जो हमारा डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि उसी के थ्रू ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो बात करें, ये जो है इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करे हैं सॉल्यूशन के साथ में। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। आपको जो होल सिलेबस है यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक ये सारा रिवाइज आपका हुआ होगा। यही मैंने वीडियो में बताना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।